कभी सोचा है, अगर एक आवाज़ ही हमारी मौत की वजह बन जाए तो? एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ हमें ही सुनाई दे और जिसे सुनते ही जान चली जाए। कुछ ऐसी ही कहानी है सबदम मूवी की, एक तमिल हॉरर थ्रिलर जिसमें डर सिर्फ दिखाई नहीं, सुनाई भी देगा। हाय, मैं हूँ इलेक्ट्रा एंड वेलकम टू इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। सबसे पहले तो सबदम जो है वो एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है साउंड, आवाज़, ध्वनि। तो मूवी शुरू होती है और एक बिल्डिंग पे एक लड़की छत की मुंडेर पे खड़ी है और फिर उसे चमगादड़ों की आवाज़ आने लगती है जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया, किसी अदृश्य ताकत ने। लड़की नीचे गिरती है और उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन वहाँ लोग भाग रहे हैं क्योंकि सच में कोई लड़की छत से नीचे गिर गई है और उसके कान से खून निकल रहा है। क्या है ये जगह? कौन है ये लड़की? क्यों इसे वो सपना दिखा, वो भी रियल टाइम में? बहुत सारी गुत्थियां हैं, बहुत सारे सवाल। तो आइए समझते हैं पूरी कहानी को। दरअसल ये एक मेडिकल कॉलेज है, होली एंजल कॉलेज, मुन्नार। जो लड़की अभी गिर के मरी है वो 4th ईयर स्टूडेंट है जिसका नाम श्वेता है। जिस लड़की को सपना दिखा था उसका नाम अवंतिका है और ये पीजी स्टूडेंट है, साथ ही स्टूडेंट कम लेक्चरर भी है। और ये कॉलेज में पहली मौत नहीं थी और ना ही आखिरी। 2 हफ्तों में 2 मौतें। इससे पहले एक लड़के ने मेंस वॉशरूम में अपने हाथ की नस काट के अपनी जान ले ली थी। उसका नाम मुकेश था और वो भी 4th ईयर स्टूडेंट था। इस सब से कॉलेज का नाम खराब हो रहा है। न्यूज़पेपर में न्यूज़ छप रही है कि कॉलेज में भूत प्रेत का साया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है जिसमें बाबा या फादर को बुलाने की बात होती है। लेकिन ज़रा सोचो, एक मेडिकल कॉलेज जहाँ सब डॉक्टर्स हैं और भावी डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं, वहाँ ये सब होना कितना अजीब लगता और वो एक मजाक बन के रह जाते। तभी कोई घोस्ट इन्वेस्टिगेटर का सुझाव देता है। यहाँ तो किसी को पता भी नहीं था घोस्ट इन्वेस्टिगेटर होता क्या है, और पता भी कैसे हो। इंडिया में घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स कहाँ होते हैं? होते भी हैं तो दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में। लेकिन हाँ, यूएस, यूके में ये सब बहुत पहले से हो रहा है। एड और लॉरेन के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिनके सॉल्व किए हुए केसेस पे फेमस मूवीज द कंज्यूरिंग बनी है। इंडिया में भी आप जानते होंगे एक फेमस यूट्यूबर गौरव तिवारी, वो भी घोस्ट इन्वेस्टिगेटर ही थे और एक दिन अचानक रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई थी। खैर, तो मुंबई से एक घोस्ट इन्वेस्टिगेटर र्यूबन को बुलाया जाता है। र्यूबन एक मीडियम है, एक माध्यम जिस तक आत्माएं अपनी बात पहुंचाती हैं। लेकिन वो कोई आम मीडियम नहीं है। उसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं जिनकी मदद से वो आत्माओं से बात करता है और उन्हें मुक्ति दिलवाता है। र्यूबन जब डीन से मिलता है तो डीन उसे सिर्फ 10 दिन का टाइम देता है और बोलता है कि वो जल्दी से एक रिपोर्ट बना दे कि यहाँ कोई भूत नहीं है। मतलब डीन को सिर्फ अपने कॉलेज की इमेज की पड़ी हुई है। लेकिन र्यूबन बोलता है कि वो पहले इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद ही बताएगा। वैसे एक बात बताऊं, डीन ही है जिसने ये भूत की कहानी फैलाई है ताकि सबका ध्यान उन मौतों पे से हट जाए, और जब र्यूबन रिपोर्ट देगा कि वहाँ कोई भूत नहीं है तो सब ठीक हो जाएगा और लोग स्टूडेंट्स की मौतों को भूल जाएंगे। र्यूबन के रहने का इंतज़ाम कॉलेज के ही गेस्ट हाउस में होता है और उसकी मदद के लिए उसके साथ कॉलेज का एक स्टाफ भी है जिसका नाम आरोग्य है। र्यूबन को श्वेता और मुकेश के क्लासमेट से पता चलता है कि श्वेता बहुत हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी, लेकिन एक हफ्ते पहले वो थोड़ी सी भी आवाज़ से, जैसे कोई हंस दे या जोर से बोल दे, तो वो डर जाती थी। र्यूबन श्वेता की डेस्क देखता है तो वहाँ एक अजीब सा सिंबल कुरेदा हुआ है जो श्वेता ने बनाया था। उसके बाद र्यूबन अवंतिका से मिलता है क्योंकि श्वेता ने आखिरी क्लास अवंतिका की ही अटेंड की थी और उसके आधे घंटे बाद वो ऊपर से गिर गई थी। और अवंतिका ने क्लास खत्म होने से पहले श्वेता से बात भी की थी और उसके बाद से अवंतिका 2 दिन से क्लास भी नहीं ले रही है। अवंतिका बताती है कि श्वेता का क्लास में ध्यान नहीं था, बस वही उसने श्वेता को बोला, और उसकी थीसिस जमा करने में 1 हफ्ता ही बचा है, इसलिए उसने 2 दिन की छुट्टी ली थी। अवंतिका वही है, याद है ना, जिसने श्वेता की मौत को सपने में देखा था
लेकिन उसने अपने आप को देखा था। अवंतिका रूबन को बहुत रूखे जवाब देती है और साफ बोल देती है कि भूत प्रेत आत्माओं यहाँ तक कि गॉड में भी उसका विश्वास नहीं है। रूबन श्वेता और मुकेश के क्राइम सीन फोटोज देखता है। तब उसे दिखता है मुकेश के कान से खून निकला हुआ था, जो काफी अजीब था क्योंकि उसने तो अपने हाथ की नस काट ली थी। वो मॉर्चुरी जाता है जहाँ श्वेता और मुकेश दोनों की बॉडीज रखी हुई हैं। -10 डिग्री और केमिकल प्रोसेस में भी दोनों की बॉडी सड़ रही हैं। और अजीब बात यह है कि मुकेश का जबड़ा टेढ़ा हो गया है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और दिन पे दिन बॉडी की कंडीशन बदलती जा रही है। सेम श्वेता के साथ भी हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स इसका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि श्वेता तो ऊपर से गिरी थी, जिसकी वजह से उसके सर में चोट लगी, तो कान से खून आ सकता है, लेकिन मुकेश के कान से खून क्यों आया, इसका कोई जवाब नहीं है। तभी वो मुकेश के हाथ पे वही सेम सिंबल देखता है जो श्वेता की डेस्क पे उसने देखा था। और ये कोई टैटू नहीं है, बल्कि किसी ने उसके हाथ पे वो सिंबल खुरच दिया है। रूबन के वहां से जाते ही मुकेश का हाथ और मुड़ जाता है। रूबन को वो सिंबल देख के कंफर्म हो जाता है कि यहाँ कोई भूत है। अब वो अपना काम एक घोस्ट इन्वेस्टिगेटर की तरह शुरू करता है, वो भी अपने इक्विपमेंट्स के साथ, जैसे कि EMF मीटर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स मीटर, थर्मल कैमरा, एक माइक जो हर फ्रीक्वेंसी की आवाज़ कैच करता है। इसी तरह का सब आपने द कंजोरिंग में भी देखा होगा। खैर, गर्ल्स हॉस्टल इन्वेस्टिगेट करने पे उसे 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो उसे श्वेता के कमरे से एयर ड्रॉप मिलता है, मतलब शायद उसके कान में इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम तो थी। दूसरा, EMF मीटर अवंतिका के कमरे के बाहर आवाज करता है, मतलब कि वहाँ कोई भूत है। रूबन श्वेता का फोन चेक करता है और उसकी गैलरी में एक फोटो है जिसमें श्वेता, मुकेश और एक और लड़की है जिसका नाम दीपिका है। इसमें उन्होंने डेविल्स हॉर्न फिल्टर यूज किया है, जिससे तीनों के सर पे लाल सींग बन गए हैं, लेकिन एक खाली जगह पे भी सींग है, जैसे वहाँ कोई है जिसे फिल्टर ने देख लिया है। लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा है, इसलिए अवंतिका नहीं बता सकती कि वो कौन सी जगह है, और अब दीपिका ही बता सकती है कि ये पिक्चर कौन सी जगह ली गई थी, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। यहाँ अवंतिका अनजाने में कागज़ पे पेंसिल से वही सिंबल बना रही है जो रूबन देख लेता है। पता चलता है कि दीपिका अपने बॉयफ्रेंड राकेश के पास गई है। रूबन राकेश के फ्लैट पे जाता है, लेकिन दीपिका और राकेश वहाँ नहीं मिलते और दोनों का ही फ़ोन नॉट रीचेबल है। लेकिन एक अच्छी बात होती है कि यहाँ रूबन को एक एयर ड्रॉप मिलता है, ठीक जैसा श्वेता के कमरे से मिला था, और डॉक्टर का पर्चा भी। डॉक्टर से बात करने पे पता चलता है कि दीपिका को 10 दिनों से कान में बहुत दर्द होता है, जैसे हजारों चमगादड़ उसके कान में चिल्ला रहे हों। दर्द अपने आप उठता है और अपने आप बंद भी हो जाता है। अगर देखा जाए तो श्वेता को भी लगभग सेम टाइम पे ही आवाज़ों से प्रॉब्लम होना शुरू हुई थी। डॉक्टर बताता है कि ये एक तरह का ऑडियो हेल्यूसिनेशन है। रूबन डीन से बोलता है कि पुलिस को दीपिका की मिसिंग कंप्लेन करना चाहिए ताकि वो मिल जाए और उसे बचाया जा सके, लेकिन डीन मना कर देता है कि इससे प्रेस वालों को और मसाला मिल जाएगा। रात में सिक्योरिटी गार्ड रूबन को कॉल करके बताता है कि दीपिका वापस आ गई है और हॉस्टल की तरफ जा रही है। रूबन हॉस्टल के लिए निकल जाता है, लेकिन दीपिका को हॉस्टल जाते हुए चमगादड़ों की आवाज़ आने लगती है और वो वहीं गिर जाती है। उसके हाथ मुड़ने लगते हैं और हाथ पे वही सिंबल अपने आप बनने लगता है, जैसे कोई खुरच के बना रहा हो। उसकी बॉडी पेड़ पे लटकी मिलती है। अवंतिका अपने सपने में अपने आप को लटका हुआ देखती है और रूबन को कॉल करती है, लेकिन फिर कुछ सोच के काट देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक शमन किसी को कॉल करती है और बोलती है कि उन्होंने तुम्हारे हथियार को लेके उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूबन लाइब्रेरी में जाता है, तभी वो देखता है वो सिंबल लाइब्रेरी के रोशनदान पे बना हुआ डिज़ाइन है, और सीनियर स्टूडेंट्स कभी कभी रात में वहाँ शराब और सिगरेट पीने आते हैं। तो वो जो श्वेता, मुकेश और दीपिका का फोटो था वो इस लाइब्रेरी का ही था, और अवंतिका वहाँ घंटों बैठ के अपने नोट्स लिखती है।
रूबन अवंतिका से पूछता है कि रात में उसने कॉल क्यों किया था, वो भी दीपिका की मौत से पहले, और वो मुकेश और श्वेता के बारे में भी कुछ छुपा रही है। वो उसके हाथ पे किसी के जोर से पकड़ने के निशान को दिखाता है, लेकिन अवंतिका ये सब कुछ नहीं मानना चाहती, क्योंकि इससे उसकी थीसिस जो ये कहती है कि भूत, शैतान, गॉड सब हेल्यूसिनेशन है, माया है, झूठी साबित हो जाएगी। वो खुद झूठी साबित हो जाएगी। रूबन उसे रात को लाइब्रेरी आने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। रूबन रात में लाइब्रेरी जाके अपने इक्विपमेंट्स पूरी जगह लगा देता है और अवंतिका भी वहां आ जाती है, क्योंकि वो रूबन को गलत साबित करना चाहती है। यहाँ घोस्ट बॉक्स बीप करने लगता है। रूबन आत्मा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कुछ समझ नहीं आता, तो वो बोलता है कि वो सवाल पूछेगा और बीप में आत्मा उसे रिप्लाई कर सकती है। हाँ के लिए 1 बीप और नहीं के लिए 2 बीप, लेकिन हर बार सवाल पूछने पे 3 बीप बजती है। रूबन पूछता है कि वो 1 है या 2 हैं, तभी एक एक करके सारे घोस्ट बॉक्स बीप करना शुरू होते हैं और पूरी 42 बीप्स बजती हैं। मतलब वहाँ 42 आत्माएं हैं और पूरा सामान हिलने लगता है, गिरने लगता है। रूबन थर्मल कैमरा से देखता है अवंतिका के पीछे कोई है, और फिर अवंतिका की कुर्सी अपने आप पीछे चली जाती है और ऐसा लगता है कि उन आत्माओं ने अवंतिका को पजेस कर लिया है। उसे कुर्सी के साथ हवा में उठा देते हैं, कभी टेबल पे गोल गोल घुमाते हैं, नीचे गिरा देते हैं और फिर लाइट चली जाती है। रूबन जब यूवी टॉर्च लेके आता है तो वो देखता है अवंतिका ऊपर हवा में है और उसके हाथ, पैर और गले पे हाथों के निशान दिख रहे हैं और वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। अवंतिका को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और डीन ये बोल के अपना पीछा छुड़ा लेता है कि अवंतिका में ही भूत था, उसके पेरेंट्स उसको आके ले जाएंगे, और रूबन को भी जाने को बोल देता है। रूबन बहुत परेशान है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि आत्माएं क्या बोलना चाह रही थी। तभी उसे चर्च के घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे पहले भी बार बार सुनाई देती थी, लेकिन ये आवाज़ सिर्फ उसे ही आती है। मुंबई से उसका दोस्त उसे बताता है कि उस लाइब्रेरी की बनावट को देख के लगता है कि उसे चर्च की तरह बनाया गया है, और क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है तो हो सकता है कि वो पहले चर्च ही हो। रूबन लाइब्रेरी जाता है और जब वो एक पियानो पे हाथ रखता है तो उसे एक धुन सुनाई देती है, और जब हाथ हटा देता है तो धुन बंद हो जाती है। वो देखता है उस धुन की फ्रीक्वेंसी की वजह से फर्श पे पड़ी धूल एक पैटर्न बना रही है। रूबन को एक बात समझ आ जाती है कि ये आत्माएं खुद रूबन से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ रूबन ही सुन पा रहा है, जैसे चर्च के घंटे की आवाज़, पियानो को छूने पे वो धुन सुनाई देना। वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से पैटर्न्स बना के देखता है कि वो चर्च वाला पैटर्न किस फ्रीक्वेंसी पे बनेगा, और वो 444 पे बनता है, जिसे गॉड फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। रूबन ने जो धुन चर्च में सुनी थी वो उसके म्यूजिकल नोट्स बनाता है और चर्च में उसके बारे में पूछने जाता है, लेकिन होली एंजल का नाम सुनते ही फादर उसे वहां से भगा देता है। रूबन चर्च से निकल के अपनी गाड़ी में बैठता है और वो म्यूजिकल नोट्स वाला कागज अपने आप उड़ के उसकी विंडशील्ड पे लग जाता है, और फिर वो कार रेडियो को 444 फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देता है, और ऐसा करते ही गाड़ी अपने आप इंडिकेटर देने लगती है। वो इंडिकेटर के हिसाब से गाड़ी चलाता है और एक जगह पहुंच जाता है जहां एक आदमी उसे मिलता है जो कारपेंटर है, पियानो, ताबूत ये सब बनाता है। वो रूबन को उस लाइब्रेरी की पूरी कहानी बताता है। वो लाइब्रेरी असल में पहले चर्च हुआ करती थी। कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर डैनियल की बीवी डॉक्टर डायना की ही वो धुन है जो रूबन को सुनाई देती है। डॉक्टर डायना विकलांग बच्चों को, जिनके माँ बाप उन्हें छोड़ देते थे, वहाँ चर्च में पालती थी और सारे बच्चों को गोद लिया था। वो बच्चे बोल नहीं सकते थे। डायना एक माँ की तरह उनका ख्याल रखती थी, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी और उनके लिए वही धुन बजाती थी। लेकिन हैजा फैलने से हजारों लोगों की मौत हुई और उसी में उन बच्चों की भी मौत हो गई, पूरे 42 बच्चों की। और उसके बाद डायना का क्या हुआ वो किसी को नहीं पता।
सिवाय उसके पति डॉक्टर डैनियल के। बच्चों की कब्र भी वहीं पास में ही है। र्यूबन बोलता है कि इन कब्रों को खोदना होगा ताकि पता कर सकें कि क्या सच में वो बीमारी से मरे थे। यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि जो बच्चे 34 साल पहले मर चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं किया, वो अब क्यों ये सब कर रहे हैं। अवंतिका होश में आ चुकी है और वो र्यूबन को सब बताती है कि वो तीनों स्टूडेंट्स मरने से पहले उससे दिखे थे, लेकिन क्यों, इसका कोई जवाब नहीं है। र्यूबन उसे अपनी कहानी बताता है। बचपन में उसकी माँ उसे कीबोर्ड बजाना सिखाती थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और एक दिन जब वो बहुत बीमार थी और घर पर सिर्फ र्यूबन था, उसकी माँ का ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो जाता है और र्यूबन हेडफोन्स लगा के कीबोर्ड बजाने में मगन था। वो तड़प तड़प के र्यूबन को आवाज़ लगाती है, लेकिन वो सुन नहीं पाता और उसकी माँ की मौत हो जाती है। इसके लिए र्यूबन अपने आप को दोषी मानता है और अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स तोड़ देता है। लेकिन एक दिन उसकी माँ उसके सपने में आके उसे बोलती है कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन र्यूबन उस दिन से म्यूज़िक से दूर हो गया था, क्योंकि भले ही उसकी माँ की आत्मा को शांति मिल गई हो, र्यूबन की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और इसीलिए वो घोस्ट इन्वेस्टिगेटर बना ताकि आत्माओं से बात करके उनकी आखिरी इच्छा पूरी करके उन्हें मुक्ति दिला सके। र्यूबन अवंतिका के पास हॉस्पिटल में ही रुकता है। वो अपने फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर देता है। रात में अवंतिका को सपने में पहले हो चुकी एक घटना दिखती है, लेकिन पेशेंट के व्यू से, जैसे वो किसी और की याद है जो उसे सपने में दिख रही है। इसमें किसी पेशेंट के आसपास डॉक्टर्स और नर्स हैं, खुद अवंतिका भी है और फिर डॉक्टर कोई इंजेक्शन लगा रहा है। इससे अवंतिका नींद में ही बहुत बेचैन हो रही है। र्यूबन उसके पास जाता है और उसका चेहरा बिल्कुल डायना जैसा हो जाता है और वो कुछ बोलती है जो समझ नहीं आता, लेकिन वो फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाता है जो र्यूबन अपने दोस्त को भेजता है उसे डिकोड करने के लिए। अवंतिका को याद आ जाता है कि उसने सपने में किस पेशेंट को देखा। वो आईसीयू की एक पेशेंट है जिसका नाम जेनिफर फर्नांडिस है और वो 5 साल से कोमा में है, लेकिन वो अब उस आईसीयू में नहीं है जहाँ पहले थी। उन बच्चों की आत्माएं फिर से र्यूबन को गाइड करती हैं। सिर्फ र्यूबन को दरवाज़ा बजने की आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। वो समझ जाता है कि वो यहीं है। आईसीयू में बिना बायोमेट्रिक प्रिंट लगाए उसे एक्सेस मिल जाता है और अंदर वो पेशेंट भी मिल जाती है। अवंतिका बताती है कि 5 साल कोमा में रहने के बाद 2 महीने पहले अवंतिका की केयर से वो होश में आई थी और होश में आते ही वहाँ का डॉक्टर उसे एनेस्थीसिया देने को बोलता है और अवंतिका के सवाल पूछने पे उसकी ड्यूटी वहाँ से बदल दी जाती है और यही उसने अभी सपने में देखा था। र्यूबन बताता है कि ये डायना है जो 34 साल से कोमा में है। यहाँ ये भी पता चलता है कि अवंतिका की ड्यूटी वहाँ से हटने के बाद श्वेता, मुकेश और दीपिका की ड्यूटी वहाँ लगी थी, जो डायना को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते थे और उल्टा डोज बढ़ा बढ़ा के लगाते थे। तो अब क्लियर है, 42 बच्चे अपनी माँ का होश में आने का वेट 34 साल से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो होश में आती है उसे एनेस्थीसिया देके वापस से बेहोश कर दिया जाता है। और यहाँ र्यूबन का कहना है कि जब डायना को बार बार एनेस्थीसिया दिया गया, उसकी आत्मा उसकी बॉडी से निकल गई और अब वो बस उसकी बॉडी है जो वेंटिलेटर के सहारे जिंदा है। इसलिए उन बच्चों की आत्माओं ने उन 3 स्टूडेंट्स को मार के बदला लिया। लेकिन अवंतिका बोलती है कि डायना जिंदा है, मरी नहीं है। इस बात पे र्यूबन बहुत भड़क जाता है। वो उसे छू के बता सकता है कि वो मर चुकी है और वो गुस्से में सारी मशीन्स निकालने लगता है। इतने में गार्ड आके उसके सर पे मार देता है। डायना के साथ जो हो रहा है उसकी कंप्लेन करने र्यूबन पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने पहले ही र्यूबन की कंप्लेन कर दी होती है कि उसने आईसीयू में घुस के पेशेंट को मारने की कोशिश की। यहाँ र्यूबन की पुलिस वाले से बहस हो जाती है, जिसमें पुलिस वाला र्यूबन को चांटा मार देता है, लेकिन उस पुलिस वाले के कान में आवाज़ आने लगती है। र्यूबन समझ जाता है कि ये उन आत्माओं का काम है। उसे वहाँ रखे वायरलेस से अजीब आवाज़ें भी आती हैं। पुलिस वाले को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है
डॉक्टर बताता है कि छोटी छोटी आवाज़ें उसे बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही हैं। मेडिकल टर्म में इसे मिसोफोनिया कहा जाता है, लेकिन ये पुलिस वाले के साथ बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। एक दूसरा पुलिस वाला मामले की जांच करता है और डीन से बोलता है कि उन्हें अब ये साबित करना होगा कि डायना जिंदा है या नहीं, और चेयरमैन डैनियल को भी आना होगा। डीन बोलता है कि डैनियल 20 साल से लंदन में रिसर्च कर रहा है और वो उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो बोलता है कि डैनियल सिर्फ डीन के मरने पे ही वहाँ आएगा, और ऐसा लगता है जैसे आत्माएं ये सब सुन रही हैं। और पुलिस वाले के जाने के बाद डीन को हर छोटी छोटी आवाज़ तेज सुनाई देने लगती है, यहाँ तक कि अपनी सांस की आवाज़, अपने दिल के धड़कने की आवाज़। वो अपना मुंह बंद कर लेता है ताकि सांस की आवाज़ ना आए। उसका दिल रुक जाता है और उसके हाथ मुड़ जाते हैं। वो मर जाता है और उसके कान से खून निकलने लगता है। यहाँ वो ताबूत बनाने वाला आदमी रात को उन बच्चों की कब्र खोदने जाता है, और खोदने पे उसे वहाँ से एक जार मिलता है जिसे वो निकालता है, और अचानक चमगादड़ों की आवाज़ आने लगती है और कोई शक्ति उसे मार देती है। र्यूबन को उसकी बॉडी मिलती है। वो जार अभी भी उसके हाथ में है, जिसे देख के वो पहचान लेता है कि वो नज़रबंद किया हुआ लाल चमगादड़ है, मतलब मैक्सिकन ब्लैक मैजिक। उन कब्रों में बच्चे नहीं हैं, और अगर कोई कब्र खोदने आएगा वो मारा जाएगा। र्यूबन को लगता है ये सब डैनियल ने किया है। वो उस नज़रबंद चमगादड़ को लेके वहाँ से निकल जाता है, और आरोग्य उसको कॉल करके बताता है कि एम्स के डॉक्टर्स ने ये कंफर्म कर दिया है डायना जिंदा है, लेकिन उसके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, तो उसके अब ठीक होने का चांस नहीं है। इसलिए अब डायना का लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाएगा। तभी शमन के पास किसी का कॉल आता है और वो बोलती है, चिंता मत करो, मैं देख लूँगी। और र्यूबन के ऊपर बहुत सारी चमगादड़ अटैक कर देती हैं, जिससे उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और वो जार गाड़ी से बाहर गिर के फूट जाता है और अपने आप जल जाता है। र्यूबन अवंतिका को कॉल करके बताता है कि साइंस भी सही कह रहा है कि डायना जिंदा है, और र्यूबन भी सही कह रहा है कि उसकी आत्मा उसके शरीर में नहीं है। डायना को एनेस्थीसिया का डोज बढ़ा के देने से वो झेल नहीं पाई और उसकी आत्मा बाहर निकल गई और अपने मरे हुए बच्चों से मिली होगी। अभी र्यूबन अवंतिका को समझाता है कि दुनिया में 3% लोगों को ऑपरेशन के टाइम एनेस्थीसिया में आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, और वो आत्माओं से मिले भी हैं, लेकिन कोई इमोशंस या भूख का एहसास नहीं हुआ, और वो अपने करीबी लोगों से भी मिले। तो अगर डायना की आत्मा को वेंटिलेटर बंद करने से पहले वापस उसके शरीर में डाल दिया जाए तो वो जिंदा हो जाएगी, ताकि उन 42 बच्चों जैसे और बच्चों को भी माँ मिल सके। डैनियल भी लंदन से वापस आ जाता है और डायना का लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए साइन कर देता है। वो कुछ पल डायना के साथ अकेले बिताना चाहता है। तभी उसकी दवाइयों में से एनेस्थीसिया की शीशी गिर जाती है, और डैनियल देख के समझ जाता है कि डायना को जबरदस्ती कोमा में रखा जा रहा है। इधर आईसीयू में डॉक्टर को किसी एन डैनियल का कॉल आता है, और डॉक्टर बोलता है कि वो डायना का वेंटिलेटर हटा रहा है। उसके फ़ोन काटते ही उसके फ़ोन पे डायना का कॉल आता है। ये देख के वो डॉक्टर बहुत डर जाता है, और जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है दूसरी तरफ से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, और डॉक्टर के भी कान से खून निकलता है और वो मर जाता है। र्यूबन अभी भी यही सोचता है कि डायना को डैनियल ने कोमा में रखवाया, और वो उसे बचाने के लिए लाइब्रेरी ले जाने लगता है, क्योंकि डायना की आत्मा को उन बच्चों की आत्माएं वापस कभी नहीं आने देंगी, और उनकी मर्जी से ही डायना वापस अपनी बॉडी में आ पाएगी। इतने में र्यूबन का दोस्त कॉल करता है और बताता है कि उस ऑडियो को डिकोड करने पे नैन्सी डैनियल सुनाई दे रहा है। नैन्सी डैनियल यानी कि डैनियल की दूसरी बीवी, या एन डैनियल, जिसका कॉल अभी डॉक्टर को आया था, जिसने डायना को कोमा में रखवाया, लेकिन ऐसा कौन सा राज छुपाने के लिए। इधर डैनियल भी समझ जाता है कि डायना को एनेस्थीसिया नैन्सी के कहने पे ही दिया जा रहा था। वो नैन्सी के रिसर्च पेपर देखने लगता है जहां उसने अल्ट्रासाउंड थेरेपी एक्सपेरिमेंट किया था,
तभी नैन्सी वहाँ आ जाती है और वो बताती है कि डायना म्यूजिक से कुछ बच्चों को ठीक करके अपना नाम करना चाहती थी, लेकिन ये नैन्सी नहीं देख सकती थी। असल में चमगादड़ की अल्ट्रासोनिक साउंड के जरिए भी ट्रीटमेंट होता है और नैन्सी को डायना एक कंपटीशन लगी और सबकी सराहना देख के उसे जलन हुई। इसलिए उसने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया और लाल चमगादड़ का यूज किया। असल में जो शमन है वो नैन्सी को ही कॉल करती थी कि उन्होंने तुम्हारे हथियार को लेके उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है, क्योंकि नैन्सी चमगादड़ का इस्तेमाल करती थी और जब वो 3 स्टूडेंट्स मरे तो उन्हें भी चमगादड़ की आवाज़ें आती थी। नैन्सी उन बच्चों को बहुत सारे चमगादड़ों की आवाज़ सुना के उन पे एक्सपेरिमेंट करने लगी, जिससे वो बच्चे तड़प तड़प के मर जाते थे। और वो सिंबल उस टाइम वहाँ उसकी परछाई दिखती थी, शायद वो आखिरी चीज़ होती थी जो वो मरने से पहले देखते थे। डायना को ये सब पता चल जाता है और नैन्सी उसे बहुत मारती है, लेकिन वो मरती नहीं है, कोमा में चली जाती है। और यही नैन्सी चाहती भी थी। और उन बच्चों की कब्र में नजरबंद चमगादड़ भी नैन्सी ने ही रखा था उस शमन के कहने पे, ताकि कोई नैन्सी तक ना पहुंच पाए और ना किसी को ये पता चल पाए कि उसने उन बच्चों के साथ क्या किया। वो डैनियल को भी इंजेक्शन लगा देती है, जिससे उसके कान से खून आने लगता है और वो मर जाता है, ताकि डैनियल की मौत बाकी लोगों जैसी ही लगे और सब समझें कि आत्मा ने डैनियल को मार दिया। र्यूबन और अवंतिका डायना को वेंटिलेटर के साथ लाइब्रेरी में ले जाते हैं। यहाँ इन दोनों को भी पता चल जाता है कि नैन्सी ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन 42 बच्चों को यूज किया है। र्यूबन डायना से बोलता है कि उसे अपनी बॉडी में वापस आ जाना चाहिए, ताकि उसके बच्चों को इंसाफ मिल सके और दूसरे बच्चों को सहारा, नहीं तो ये सब सिर्फ भूत प्रेत का एक किस्सा बन के रह जाएगा। ये सब डायना की आत्मा वहाँ खड़ी सुन रही होती है, लेकिन एक बच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो रुक जाती है। नैन्सी लाइब्रेरी में आके डायना का वेंटिलेटर निकालने वाली होती है। अवंतिका उसे रोकने की कोशिश करती है और यहाँ नैन्सी और उसके साथ आए 2 बॉडीगार्ड र्यूबन और अवंतिका को बहुत मारते हैं और वापस से वो डायना का वेंटिलेटर निकालने की कोशिश करती है और बेड अपने आप दूर होने लगता है और बहुत जोर की आवाज़ आने लगती है, जिससे सबके कान फटने लगते हैं। लेकिन नैन्सी रिवर्स हियरिंग ईयरबड्स पहनी हुई है, जिसकी वजह से वो आवाज़ उसे लो वॉल्यूम में सुनाई दे रही है। लाइब्रेरी की किताबें नैन्सी के ऊपर गिरने लगती हैं। वो समझ जाती है ये सब उन बच्चों की आत्माएं कर रही हैं। नैन्सी एक डिवाइस का यूज़ करती है, जिससे बहुत सारी चमगादड़ें वहाँ आ जाती हैं और बच्चे उन चमगादड़ों की वजह से बहुत डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसका फ़ायदा उठा के नैन्सी वेंटिलेटर निकाल देती है और उसे भी इंजेक्शन लगाने जा रही होती है। तभी र्यूबन, जो पियानो से नफरत करता था, वो पियानो पे डायना की धुन बजाने लगता है, जिससे बच्चे शांत हो जाते हैं और सारी चमगादड़ वहाँ से चली जाती हैं। नैन्सी ये देख के हैरान रह जाती है कि र्यूबन को वो धुन कैसे पता है, क्योंकि उसने तो उसके म्यूजिकल नोट सालों पहले जला दिए थे। बच्चे डायना का हाथ पकड़कर उसे उसकी बॉडी के पास ले जाते हैं। डायना होश में आ जाती है और नैन्सी का हाथ पकड़ लेती है। बच्चे भी नैन्सी को पकड़ लेते हैं और उसके ईयरबड्स निकाल देते हैं और बच्चे ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ टेबल और दीवारों पे पीटने लगते हैं, जिससे उसके कान फट जाते हैं और खून निकलने लगता है। उसके हाथ मुड़ने लगते हैं और चेहरा एकदम से सड़ने लगता है। उसकी पूरी बॉडी सूखने लगती है, किसी मम्मी की तरह। लाइब्रेरी अब स्पेशल चिल्ड्रन होम बन चुकी है और डायना दूसरे विकलांग बच्चों को म्यूजिक थेरेपी देती है। र्यूबन बोलता है कि इस केस में पहली बार उसके दिल को शांति मिली है। अवंतिका पूछती है कि डायना इतने सालों से होश में नहीं आई, अवंतिका की वजह से कैसे होश में आ गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि डायना जब बच्चों का ख्याल रखती थी तो वो उनसे बोलती थी कि सब इस दुनिया में किसी ना किसी वजह से आए हैं। मैं तुम्हारी वजह से आई हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और यही सेम बात अवंतिका ने डायना से बोली थी। शायद इसी बात को सुन के वो होश में आ गई थी और बस मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
आपसे मैं मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।